हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप लोग। कल हम पढ़ रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। उसके आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने लगभग लेजिस्लेचर के अंदर लोकसभा, राज्यसभा पढ़ लिया था। फिर हम एग्जीक्यूटिव के अंदर एंटर हुए और एग्जीक्यूटिव के अंदर जो सबसे पहले हैं वो है राष्ट्रपति। देखो, एग्जीक्यूटिव के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में उपराष्ट्रपति मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद में मिनिस्टर ऑफ काउंसिल और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो पार्ट होता है ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव का पार्ट। फिर एग्जीक्यूटिव के बाद में अपन पढ़ेंगे जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर दो ही होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अपन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में पढ़ेंगे और हाई कोर्ट जो है वो अपन स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद में सुबॉर्डिनेट कोर्ट भी होता है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा, ठीक है, 10th लेवल तक इतना ही आता है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो अभी हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति में हमने लगभग राष्ट्रपति के जो भी आर्टिकल थे वो आर्टिकल हमने रीड कर लिए हैं। और अभी जो राष्ट्रपति के बारे में कुछ पावर्स थी, द फंक्शन ऑफ द राष्ट्रपति या फिर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट की पावर्स हैं उस पावर्स में हमने लगभग जो जनरल पावर है वो जनरल पावर हमने पढ़ लिया था। अब हम इमरजेंसी पावर के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की मेन 3 जो इमरजेंसी पावर होती है वो तीनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग अपन समझते हैं। पहला है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, सेकंड जो है वो है आर्टिकल 356 के, और तीसरी जो पावर्स है आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग। देखो, ये कहलाती है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल से रिलेटेड। सेकंड कहलाता है प्रेसिडेंसी रूल मतलब राष्ट्रपति शासन। और तीसरा कहलाता है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस, पहला है नेशनल इमरजेंसी, सेकंड है प्रेसिडेंशियल रूल राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस। ये तीनों आर्टिकल के अकॉर्डिंग है। अब हम ये देखेंगे कि तीनों लगते कब कब हैं, किस किस हालात में जो है तीनों जो है बाय द प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं, या जो राष्ट्रपति के द्वारा ये जो इसकी घोषणा की जाएगी राष्ट्र आपातकाल की। देखो, पहला जो है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 कंडीशन में लगाया जा सकता है। पहला, यदि कोई जो एक्सटर्नल एग्रीगेशन हो जाए, मतलब कोई बाहर से कोई कंट्री जो है भारत के ऊपर अटैक कर दे, ठीक है, एक्सटर्नल इन्वेंशन हो जाए। पहला है एक्सटर्नल इन्वेंशन। सेकंड, यदि भारत जो है किसी वॉर के अंदर इंक्लूड हो जाए, इंडिया इज द एड इन सम एनी अटैक एनी कंट्री, या फिर किसी भी जो है वो वॉर के अंदर जो है इंक्लूड हो जाए, शामिल हो जाए, तो वॉर की कंडीशन में। और थर्ड जो है वो एक वर्ड है, देखो थर्ड जो वर्ड है ये एक काफी जो है डिस्प्यूटेड वर्ड था। इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 44वां संविधान संशोधन था उसके अंदर इस वर्ड को सही किया गया था। देखो, पहले ये वर्ड था जो आंतरिक अशांति, मतलब घर के अंदर जो है वो अशांति हो, या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। इस वर्ड को चेंज किया गया था आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 इन 1978 जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। तो पहले इसका वर्ड अपन लिखते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, आंतरिक अशांति। इस वर्ड को चेंज किया गया था कब, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1978 जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी। उस टाइम भारत के राष्ट्रपति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था और इसमें चेंज किया गया था। इसकी जगह पे किया गया था आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब होता है सशस्त्र विद्रोह। मतलब इस वर्ड को चेंज किया गया था कि देखो, इसलिए किया गया था
कि जब 1975 के अंदर 1975 के अंदर जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी तो भारत के अंदर जो है ये आंतरिक असंतोष के नाम पे भारत के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी और बहुत सारे जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बिल्कुल निलंबित कर दिया गया था। तो ये एक तरह का शोषण की तारीख जो हो गया था, एक तानाशाह तरफ का जो हो गया था, इसलिए इसमें अंदर अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, अब इसमें अमेंडमेंट किया गया था, कब अमेंडमेंट किया गया था? 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने। ये जब भारत में सबसे पहले जो है जनता पार्टी आई थी उस टाइम, भारत में सबसे पहले इस टाइम जनता पार्टी आई थी, मोरारजी देसाई भारत के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनकी गवर्नमेंट थी और इस टाइम जो है यहाँ पे इस वर्ड को चेंज किया गया था आर्म्ड रिबेलियन। तो अभी वर्तमान समय में ये नाम मिलेगा आपको भारत के संविधान के अंदर, आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 352। अब देखो ये जो भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, ये भारत में जो किसी भी जगह पे यदि ऐसे हालात बन जाते हैं तो भारत के अंदर, तो राष्ट्रपति के द्वारा डिक्लेयर की जाएगी। दूसरी चीज, ये जो है लगभग पहले शुरू के अंदर ये 1 महीने के लिए लगाई जाएगी, 1 मंथ, इसको 1 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाएगा ये नेशनल इमरजेंसी को। इसके बाद में यदि पार्लियामेंट इसको एग्रीमेंट दे देता है तो इसको आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और एक्सटेंड कितना किया जा सकता है? 6 मंथ तक। यदि पार्लियामेंट की सहमति हो जाती है तब पार्लियामेंट अप्रूव, ठीक है, अप्रूवमेंट मिलने के बाद में जो इसको जो है आगे भी जो है वो जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग किस किन कंडीशन में भारत के अंदर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। सेकंड नंबर पढ़ते हैं प्रेसिडेंशियल रूल। देखो जो ये आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो है ये नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी थी? देखो जब इंडो चाइना वॉर, ठीक है, या फिर इंडो पाक वॉर के अंदर हुआ था। ठीक है, 1975 के अंदर भी जो है वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे जो है भारत के अंदर जो है ये लागू किया गया था आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग। अब है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। ये है जब किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी पर्टिकुलर एरियाज के अंदर या किसी स्टेट के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो जाए अपने काम करने में, ठीक है, मतलब राज्य सरकार जो है शासन करने में यदि फेल हो जाए या अच्छे से शासन गवर्न नहीं कर पाए, उस कंडीशन में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग जो है वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसकी जो है वो सूचना कौन देगा? उस जगह का जो राज्यपाल होगा, जो गवर्नर होगा वो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेगा कि अभी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर या राज्य के अंदर जो है हालात वो जो अनकंट्रोल्ड है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति जो है उस जगह पे जो है वो वहां पे प्रेसिडेंशियल रूल के अकॉर्डिंग जो है वो वहां पे आर्टिकल 356 में वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। कभी कभी इन चीजों का मिसयूज भी होता है, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार का जो है वो एक इंटरफेयर है, उनकी गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर करने वाला ये टेंडेंसी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा कभी ये जो है डिस्प्यूटेड में भी रहता है कि ऐसे राज्य केंद्र सरकार हर बार जो है किसी राज्य के काम में जो दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले भारत के अंदर पंजाब में लगा था प्रेसिडेंशियल रूल जो है 1953 के अंदर पंजाब के अंदर लगा था, ठीक है, और सबसे लंबे टाइम तक के लिए भी लगा था ये। और भारत में सबसे अधिक बार प्रेसिडेंशियल रूल उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया गया है, जो लगभग 10 बार लगाया गया है। ठीक है, तो ये दो याद रखना। एक चीज और, ये जो है भारत में प्रेसिडेंशियल रूल मैक्सिमम जो है 2 महीनों के लिए लगाया जाता है, ठीक है, 2 महीनों के लिए लगाया जाता है एक बार में। लेकिन इसमें भी यदि संसद की अनुमति मिल जाए, पार्लियामेंट एग्रीमेंट मिल जाए, तो इसको जो है लगभग 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कितने ईयर? 1 ईयर तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसको मैक्सिमम 3 साल तक रखा जा सकता है। मतलब 1 ईयर करके ऐसे 3 बार जो है वो उसको लगाया जा सकता है, और 3 ईयर से इसको ज्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा पढ़ते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस, देखो फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब होता है
देखो एक आर्टिकल 352 के अंदर जो है 356 के अंदर एक वर्ड याद रखना अपन को, सिर्फ संवैधानिक तंत्र की विफलता, या इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल। ये याद रखना, किसी राज्य की सरकार को जनता पे कंट्रोल करने में जो है फेल हो जाए, मान के चलो कहीं पे दंगे फसाद ज्यादा हो जाए और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए, ऐसे कभी हालात हो जाते हैं। जैसे अभी गुजरात के अंदर जो है 1-2 साल पहले जो है वो कोई पटेल जो एक मुद्दा उठा था पटेल आरक्षण को लेकर, तो ऐसे में क्या कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कभी फेल हो जाती है, तो इस बात की सूचना जो है वो गवर्नर जो है वो राष्ट्रपति को देता है। तीसरा है आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्राइसिस में, मतलब वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल देखो अभी जो है कोरोना महामारी फैली, एपिडेमिक फैल रही, इसमें जो है भारत के अंदर जो है जो क्रेडिट है वो क्रेडिट पे जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इंडियन क्रेडिट है उस पे साख पे जो एक संकट आता है उस टाइम पे कि मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी गिरने लग जाती है, जो ग्रोथ रेट होती है वो डाउन चली जाती है, भारत का जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ट्रेड होता है वो भी बहुत लॉस में चला जाता है। उस कंडीशन में भारत में आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल क्राइसिस मान के वहां पे जो है इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इस टाइम क्या होता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनके सैलरी डिडक्ट की जाती है, और जज होते हैं, जज की सैलरी भी जो है वो काट ली जाती है। इस तरह से बहुत सारे जो है ये भारत में आज तक फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं लगा आज तक, और अभी कोरोना महामारी चल रही है लेकिन अभी हालात अंडर कंट्रोल हैं, तो अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के 3 आपातकालीन स्थितियां हैं और ये पावर्स हैं जिसको राष्ट्रपति यूज करता है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बाद में वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट के कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। देखो भारत के अंदर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इसका इतनी ज़्यादा संविधान के अंदर भी कोई ज़्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, मतलब ज़्यादा जो है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है और इसका कोई ज़्यादा काम भी नहीं है। सिर्फ भारत का राष्ट्रपति कौन होगा, उपराष्ट्रपति कौन होगा, जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वही भारत का उपराष्ट्रपति होता है। देखो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहाँ पे है, वाइस प्रेसिडेंट पहले तो है कि आर्टिकल 363 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 363 के अंदर ये कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और वही उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब इसमें इसका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन भारत के उपराष्ट्रपति का इलेक्शन बिल्कुल राष्ट्रपति के इलेक्शन की तरह ही होता है, मतलब इसका इलेक्शन भी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा ही होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें भी एमपी और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको जैसे उपराष्ट्रपति को खड़ा करना है तो इसके लिए जो है हमें 20 जो है वो सपोर्टर चाहिए, 20 जो है अप्रूवर चाहिए। ठीक है, सपोर्टर मतलब होते हैं प्रोपोनेंट। ठीक है, तो इलेक्शन के लिए 20 तो चाहिए प्रोपोनेंट और 20 चाहिए अप्रूवर, अनुमोदक
और जो प्रस्तावक, ठीक है, प्रोपोनेंट का मतलब होता है प्रस्तावक और अप्रूवर का मतलब होता है अनुमोदक, मतलब इसको खड़े करने के लिए जो इतने मेंबर चाहिए। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 66 के अंदर इलेक्शन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद में एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता है। देखो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो मेन क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या फिर उसमें राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा प्रेसिडेंट में क्या था, वो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। ही आर एबल टू मेक द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड ही इज द एबल टू मेक द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। इसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। इसकी जो है एज है वो 35 होनी चाहिए, वो भारत का जो है सिटीजन होना चाहिए, सिटीजनशिप जो है वो नागरिकता होनी चाहिए, वो किसी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट पे काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में अपन अब देखो, अब इसको मान के चलो हटाना है, ठीक है, डिस्पोस्ट करना है, डिपोजिशन करना है, मतलब इसको हटाने का तरीका क्या है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का तरीका एक ही था, इम्पीचमेंट। यदि इम्पीचमेंट के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद को भी हटाया जा सकता है। ऐसे कैसे यहाँ भी जो है उपराष्ट्रपति पद को हटाने के लिए आर्टिकल 61 के अंदर, ठीक है, आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उपराष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है। लेकिन एक शर्त है, इसमें महाभियोग सिर्फ राज्यसभा के द्वारा ही लाया जा सकता है, लोकसभा के मेंबर इस महाभियोग को नहीं ला सकते हैं। सिर्फ राज्यसभा के मेंबर ही महाभियोग को लेकर आएंगे, फिर वो राज्यसभा में पास होगा, फिर लोकसभा में आएगा, लोकसभा में भी यदि पास हो जाता है तो उस टाइम उपराष्ट्रपति पद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इसके एक बार फंक्शंस देख लेते हैं। देखो हालांकि इसके कोई खास काम नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये एक तो राज्यसभा की चेयरमैनशिप करता है, ठीक है। दूसरा, राज्यसभा के अंदर ये वोट नॉर्मली ये राज्यसभा का सदस्य है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद है, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वहां का सदस्य नहीं है तो वहां पे वोट भी नहीं डाल सकता। लेकिन यदि 50-50% हो जाए वोट, माना कि किसी बिल पे जो है वोटिंग इक्वल हो जाए, तो ये जो है फाइनल वोट डालता है, मतलब फाइनल जो डिसीजन मेकर वोट होता है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा डाला जाता है, ठीक है। तो मतलब ये वोटिंग करता है, वहां पे वोटिंग का काम हो गया। उसके बाद में ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है, वोटिंग करेगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएगा। सेकंड चीज, देखो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति की एब्सेंस में, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति वो सभी काम करेगा, वो सारे वर्क करेगा जो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इन द वाइस प्रेसिडेंट वर्क एज ए प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, हमेशा वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट की एब्सेंस में ये सारे काम जो है उपराष्ट्रपति करेगा। देखो अब कैसे मान के चलो राष्ट्रपति की जो है यदि डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर वो अपने पद से त्याग पत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, ठीक है, या रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा दे दे, या फिर उसके खिलाफ जो है राष्ट्रपति के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट आ जाए और राष्ट्रपति को जो अपना पद त्याग करना पड़े, उस कंडीशन में उपराष्ट्रपति पद जो है काम करेगा। या कभी राष्ट्रपति मान के चलो किसी फॉरेन ट्रैवलिंग में गया हुआ है, भारत से बाहर गया हुआ है, और या फिर बीमार है, राष्ट्रपति जो है बीमार है, उस कंडीशन में भी जो है उपराष्ट्रपति काम करेगा। यदि देखो जब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पे काम करेगा तब तक जितनी भी सर्विसेज हैं, एलोवेंस हैं, वो सभी राष्ट्रपति के मिलेंगे। एक चीज और, यदि वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो जाए, प्रेसिडेंट की डेथ होगी, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ होगी, अब राष्ट्रपति का जो पद है, जो प्रेसिडेंट का पद है, उसको कौन हैंड ओवर करेगा, उसको करेगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। उस कंडीशन में मामला वहां तक जा सकता है, चीफ जस्टिस तक जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर सकता है, ठीक है। आज तक सिर्फ ऐसा पहली बार एक ही बार हुआ है, ठीक है। ये है लगभग उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के ज्यादा वर्क भी नहीं है, ठीक है, और ना उपराष्ट्रपति के बारे में।
अब अपन चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और भारत के अंदर भी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जैसे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल काम करती है, मंत्री परिषद जिसको बोलते हैं, उसका तौर पे या प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखो, प्राइम मिनिस्टर के बारे में ज्यादा संविधान में कुछ नहीं है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत की गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के साथ में हमारे यहाँ पे क्या है कि जो काम करती है वो करती है मेन एमसी, मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का हेड कौन होता है, वो होता है पीएम। मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का हेड हमेशा होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री के नाम पे सारे काम होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री काम करवाता है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल से, फिर ये सारे काम करके किसको रिपोर्ट करता है, ये करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो दे रखा है वो दे रखा है संविधान के आर्टिकल 74 के अंदर। आर्टिकल 74 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता करने के लिए, राष्ट्रपति के कार्यों में मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का वर्क करेगी, और उस मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का हेड कौन होगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर। तो काम सारा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल करती, और ये काम करके किसको देती है, प्राइम मिनिस्टर को। तो प्राइम मिनिस्टर जो है एज ए लिंक की तरह भी काम करता है, लिंक की तरह भी काम करता है, और ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 77 के अंदर। संविधान के आर्टिकल 77 में प्राइम मिनिस्टर वर्क एज ए लिंक बिटवीन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल एंड प्रेसिडेंट के बीच में हमेशा वर्क करेगा। दूसरा देखो, एक चीज और है कि जो आर्टिकल 75 है, उस 75 के अंदर ये लिखा गया है कि ये जितने भी मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर खुद एक मिनिस्टर है, तो ये जितने भी मिनिस्टर हैं, ठीक है, आर्टिकल 75 के अंदर, 75 के अंदर कहा गया है कि सभी मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट। ऑल द मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इन सभी मिनिस्टर को जो है वो ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, वो भी प्रेसिडेंट दिलाता है। दूसरा देखो, पहले तो लेते हैं ये ओथ, ठीक है, अपॉइंट भी कौन करता है, प्रेसिडेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सारे मिनिस्टर। उसके बाद में ये जो किस बात की शपथ लेते हैं, मतलब किस चीज की शपथ लेते हैं, ये लेते हैं पहले पोस्ट की, और एक लेते हैं सीक्रेसी की, मतलब गोपनीयता की। देखो, मिनिस्टर को गोपनीयता की शपथ लेनी जरूरी है, क्योंकि जितनी भी वर्क होता है, एक मिनिस्ट्री जो भी वर्क करती है, ठीक है, उसके कुछ हिडन चीजें होती हैं, और वो हमेशा जो है किसके पास में होती है, वो लगभग मिनिस्टर के पास में होती है। इसलिए मिनिस्टर जो है अपने पद की और अपनी गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब देखो प्राइम मिनिस्टर और क्या क्या काम करता है। देखो, जब भी गवर्नमेंट बनती है, जैसे मान के चलो 5 साल के बाद में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर जो है भारत के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उस लोकसभा के इलेक्शन में भारत के सभी जगहों से जो है वो मिनिस्टर चुन के जाएंगे, और वो पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे। उस पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, सारे जो लोकसभा के अंदर सारी पार्टी आएगी, जो सबसे मेजोरिटी के अंदर पार्टी होती है, जो मेजोरिटी के अंदर पार्टी होती है, उस पार्टी को प्रेसिडेंट जो है सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करेगा। जो भी पार्टी मेजोरिटी में रहेगी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, या अदर जो भी पार्टी है, जो भी मेजोरिटी में रहेगी, उसको हमेशा प्रेसिडेंट जो है वो सरकार बनाने के लिए इन्वाइट करेगा। वो सारे जो भी सत्ताधारी पार्टी हैं, ठीक है, या जो मेजोरिटी में जो भी पार्टी है, वो अपना एक लीडर चुनेगी, ठीक है, और वही लीडर क्या बनेगा, हमेशा जो है वो लोकसभा का नेता या फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि वो लोकसभा से हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ लोकसभा भी बोलते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा का नेता होता है, या फिर
ये हमेशा बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी है तो ये हमेशा जो है ये मेजोरिटी पार्टी का भी जो है लीडर कहलाता है, और ये लोकसभा का लीडर भी कहलाता है। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति जो है या प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा लोकसभा से ही हो, वो राज्यसभा का भी हो सकता है। ऐसा कैसे, जैसे मनमोहन सिंह जो था, मनमोहन सिंह वो किसका था, राज्यसभा से। एच डी देवगौड़ा ये भी किसका था, ये भी राज्यसभा का मेंबर था। तो राज्यसभा का मेंबर भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। एक चीज और देखो, मिनिस्टर की कोई भी जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर की भी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है, और इसका कहीं पे भी संविधान के अंदर जिक्र नहीं किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे भारत के प्राइम मिनिस्टर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जो है वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। प्राइम मिनिस्टर के जो ये वर्क के बारे में पूछे तो पहले प्राइम मिनिस्टर जो है, जो भी अपनी मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री का सिलेक्शन करता है, सारे मिनिस्टर का सिलेक्शन करेगा और उनको जो है डिपार्टमेंटल इश्यू करेगा, किस मिनिस्टर को कौन सा डिपार्टमेंट इश्यू करना है, तो ये डिपार्टमेंट इश्यू करेगा, विभागों का बंटवारा करेगा। उसके बाद में देखो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 77 के अंदर जो है ये भी लिखा हुआ है, 77 में 2-3 बातें लिखी हुई है कि प्राइम मिनिस्टर भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रधानमंत्री से पूछ सकता है। दूसरा, भारत का जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर से किसी भी सब्जेक्ट पे जो है वो डिबेट करवा सकता है, मतलब चर्चा करवा सकता है कि ऐसा कोई टॉपिक है जिसपे जरूरी है कि उसका क्या रिजल्ट आना चाहिए, तो वो डिस्कस करवाने के लिए भी भेज सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमेशा एज ए वो रिपोर्ट मांगता है कि भारत में के अंदर जो है वो वर्क कैसे चल रहा है सब कुछ। ठीक है, ये है लगभग प्राइम मिनिस्टर के बारे में। दूसरी चीज देखो, प्राइम मिनिस्टर इतना उसका एग्जीक्यूटिव मैन रियल हेड जो होता है वो कौन कहलाता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। देखो भारत के अंदर अभी देख लो, सारे बड़े बड़े डिसीजन लगभग किसके नाम पे होते हैं, लगभग प्राइम मिनिस्टर लेता है। हालांकि वो राष्ट्रपति के नाम से निकलते हैं, लेकिन उसको मेन काम कौन करता होता है, प्राइम मिनिस्टर काम करता है, और उसके नीचे कौन काम करती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल काम करती है। ठीक है, अभी हम देखो प्राइम मिनिस्टर के बारे में लगभग इतना ही पढ़ेंगे, 10th क्लास में लगभग इतना ही है। तो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, कौन कौन से मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अपन एंटर कर जाएंगे सीधा जो है वो जुडिशरी के अंदर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।